आप सभी का स्वागत है पॉइंट टू बी नोट में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम कक्षा 5 NCERT पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था, इसका पहला पार्ट हम कल करवा चुके थे। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जो सीटेट पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं उसमें 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से आता है और 15 क्वेश्चन जो है NCERT बेस पे आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला में 1518 से 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। तो गोलकुंडा किला पर किसने शासन किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। कब से कब तक? 1518 से 1687 ईस्वी तक किया था। तो ये पहला पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि गोलकुंडा किला पर शासन किसने, कौन से सुल्तानों ने कब से कब तक किया था। अगला है गोलकुंडा किला में कटोरा हाउस, रेशम बाग, बाला हिसार, पटनचेरू दरवाज़ा, जमाली दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, बमनी दरवाज़ा, बोडली दरवाज़ा और मकई दरवाज़ा हैं। तो गोलकुंडा किला में इतने नाम जो है आपको याद रखना है कि गोलकुंडा किले में क्या क्या है। कई तरह के दरवाजे हैं और उनका नाम आपको याद रखना है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। कटोरा हाउस, रेशम बाग, बाला हिसार, पटेनचेरू दरवाज़ा, जमाली दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा, बमनी दरवाज़ा, बोडली दरवाज़ा और मकई दरवाज़ा गोलकुंडा किले में पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। सुल्तान अबुल हसन, कौन? सुल्तान अबुल हसन को गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ही पसंद था। तो सुल्तान अबुल हसन को क्या क्या पसंद था? गाना बजाना पसंद था और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। म्यूज़ियम या संग्रहालय में क्या रखे जाते हैं? पुरानी चीज़ें रखे जाते हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें जो होती हैं वो किस में रखी जाती है? म्यूज़ियम या संग्रहालय में रखा जाता है। अगला है भारत के विपरीत ग्लोब पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देश हैं। तो अगर ग्लोब पर हम देखें तो भारत के विपरीत जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश मिलते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे होते हैं। मतलब अगर हम भारत की स्थिति देखें, भारत में जो लोग हैं उनकी स्थिति देखें और जो अर्जेंटीना में लोग हैं उनकी स्थिति देखें, तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के सापेक्ष ग्लोब पर उल्टा देश कौन सा है? वो है अर्जेंटीना। अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में है तो एक जगह वो टिक कर नहीं बैठ सकता, वहाँ पर वो तैरता रहता है। एक जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह वहाँ जाना है अंतरिक्ष में, तो तैरते हुए लोग जाते हैं। वहाँ पानी की बुलबुलों की तरह, पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। तो वहाँ पर पानी जो होते हैं, अगर आप पानी वहाँ पर छोड़ तो पानी बुलबुलों के रूप में इधर उधर घूमती फिरती मिलेगी और उसी से लोग उस बुलबुलों को पकड़कर अपने हाथ को धोते हैं, अपने कपड़ों को गीला करते हैं। और अंतरिक्ष में बाल भी खड़े रहते हैं। अंतरिक्ष में बाल भी खड़े रहते हैं। इन सब का क्या कारण है? कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये सब होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसकी वजह क्या है, रीज़न आपको याद रखना है।
कल्पना चावला के बाद भारत की सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष गई थी। तो कल्पना चावला के बाद भारत की ये भारतीय मूल की थी, मतलब रहती अमेरिका में थी लेकिन ये भारतीय थी। तो कल्पना चावला के बाद भारत की सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई थी। मतलब कल्पना चावला जो है वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और दूसरी महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। कब गई थी? 9 दिसंबर 2006 को। किसके माध्यम से गई थी? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के माध्यम से ये गई थी। और सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 मीटर दूर स्पेसशिप से गई थी, स्पेसशिप में बैठ कर गई थी। तो ये आपको याद रखना है इतना। अगला है टूटता हुआ तारा क्या होता है? धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेज़ी से पृथ्वी की ओर आते हैं। मतलब कि ये जो पिंड होते हैं जिन्हें टूटता हुआ तारा बोलते हैं वो किससे बने होते हैं? धूल व गैस से बने होते हैं। ये जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो तेज़ी से पृथ्वी पर आते हैं। किस वजह से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेज़ी से आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। तो ये जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो कई सारी वायुमंडलीय परतें होती हैं, उन्हीं परतों से इनका घर्षण होता है और उसी घर्षण से ये चमकने लगते हैं। इसी को टूटता हुआ तारा नाम दिया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया टूटता तारा किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ये जलकर राख हो जाती हैं। तो जो जलकर राख हो जाती हैं उन्हें उल्कास बोलते हैं। जब ये पिंड जो है पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही कुछ पिंड जो है राख हो जाती हैं जिन्हें उल्कास बोलते हैं, और कुछ राख नहीं होती हैं, वो पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड नाम दिया गया है। जो पूरी तरह से जल नहीं पाती हैं वो पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड नाम दिया गया है। और जो जल कर राख हो जाती हैं उन्हें उल्कास बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसको हम जब सौरमंडल टॉपिक हम पढ़ाए थे तो इसमें हम बता चुके हैं कि उल्कास या उल्का और उल्का पिंड होता है। 1969 ईस्वी में 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे? 1969 ईस्वी में, 1969 में, जिनसे 5 साल की सुनीता काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो सुनीता विलियम्स जो है इन्हीं से प्रभावित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है सब। वैसे सुनीता विलियम्स जो थी वो गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन वो क्या बन गई? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी ये सभी ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज हैं जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सबको पता है ये कि ये ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जो पेट्रोलियम होता है उसी से पेट्रोल, डीजल, फिर केरोसिन और एलपीजी प्राप्त होता है। प्लास्टिक बनाने के लिए या पेंट बनाने के लिए जो है तेल का इस्तेमाल होता है। तेल में कई तरह के आते हैं, कुछ सोयाबीन के तेल बोले जाते हैं, तीसी के तेल, इन सब का उपयोग जो है प्लास्टिक या पेंट बनाने में उपयोग होता है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे देश के 2/3 लोग, लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने लोग, कितने भाग? देश के 2/3 लोग उपले, लकड़ी और सूखे टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। किसको? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ही कम बारिश भी होती है। लेह में जूले का मतलब क्या होता है? तो लेह में जूले का मतलब स्वागत होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये हो सकता है आ जाए इस एग्ज़ाम में कि लेह में जूले का क्या मतलब होता है। तो क्या होता है? स्वागत। लद्दाख में ठंड से बचने के लिए
मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत होते हैं। तो लकड़ी क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी वजह से बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती है। इसीलिए जो लद्दाख में घर बनाए जाते हैं उनकी दीवारें मोटी होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, लकड़ी के छत होते हैं, पत्थर का भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं। जम्मू कश्मीर 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना चांगथांग इलाका मैदानी है और बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। तो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है चांगथांग इलाका? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। जम्मू कश्मीर में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना चांगथांग इलाका मैदानी भी है और बिल्कुल सुनसान और पथरीला भी है। जम्मू कश्मीर में चांगपा जनजाति, तो यहीं से आप एक चीज़ याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, चांगपा। एक और जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं बकरवाल, वो आगे अभी हम बताएंगे। तो ये आप दो चीज़ याद रखिए। जम्मू कश्मीर के चांगपा जनजाति अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ियों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। तो चांगपा जनजाति क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को झुंड के साथ जो है पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं। किसकी तलाश में? मैदानों की तलाश में घूमते रहते हैं। अगला है, दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरियों से। पश्मीना ऊन बकरियों से प्राप्त होती है और इसी ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जिसको पश्मीना शॉल नाम दिया गया है। और ये पश्मीना शॉल जो होता है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है इसमें। अगर हम जो साधारण स्वेटर पहनते हैं, अगर 6 स्वेटर हम पहन लें और वो जितनी गर्मी हमें देगी, अगर हम एक पश्मीना शॉल पहनते हैं तो उस 6 स्वेटर के बराबर गर्मी केवल एक शॉल दे देगी। कहने का मतलब यही है कि पश्मीना शॉल जो होता है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। तो एक साधारण सा पश्मीना शॉल तैयार करने के लिए एक बुनकर को लगभग 250 घंटे लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं केवल एक साधारण पश्मीना के लिए 250 घंटे लगते हैं, तो अगर उसमें डिज़ाइन बनाना होगा तो कितने दिन लग जाएंगे केवल एक शॉल बनाने में। चांगपा जो जनजाति होते हैं वो पहाड़ी पर जो टेंट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। तो चांगपा जनजाति अपने टेंट को क्या बोलते हैं? रेबो। और रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी, जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। तो जो टेंट होता है उसी के आसपास भेड़ बकरियों के रखने के लिए स्थान होता है, जिसे चांगपा क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। तो लेखा कैसे बनता है? उसकी दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। श्रीनगर में जो घर होते हैं कुछ को हाउस बोट बोलते हैं और जो कुछ लकड़ी के बने होते हैं वो डोंगे कहलाते हैं। ये दोनों जो है पानी में तैरते रहते हैं। हाउस बोट का इस्तेमाल जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, हाउस बोट का। तो श्रीनगर के घर हाउस बोट, कुछ लोग हाउस बोट में रहते हैं, कुछ लोग लकड़ी के डोंगों में रहते हैं। ये दोनों जो है पानियों में तैरते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो चांगपा की भाषा में चांगथांग क्या कहलाता है? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं चांगथांग। किसकी भाषा में? चांगपा जो जनजाति हैं उनकी भाषा में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर
कश्मीर के गांव में दिखते हैं। तो कश्मीर के जो गांव होते हैं वहाँ पर जो घर बनते हैं वो किस टाइप के दिखते हैं? पत्थरों को काटकर एक के ऊपर रख कर बनाया गया घर दिखता है। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। तो जो पत्थर एक के ऊपर रखे जाते हैं उनमें जो है मिट्टी की पुताई होती है उन पत्थरों के ऊपर, और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके घरों की जो छत होती है वो ढलवा होती है, ताकि जो बर्फ़बारी हो या बारिश हो तो सीधे पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए, इस वजह से छत ढलवा बनाया जाता है। कश्मीर के पुराने घरों की जो जालीदार खिड़कियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? डब। क्या कहा जाता है? डब। ये तो हमेशा याद रहेगा। डब साबुन आप जानते होंगे। कश्मीर के पुराने घरों की जालीदार खिड़कियों को क्या बोला जाता है? डब। कश्मीर के बकरवाल जनजाति, इसके ऊपर कौन सी जनजाति थी? एक चांगपा जनजाति और ये है बकरवाल जनजाति। तो दो जनजाति जो है कश्मीर में पाई जाती हैं, चांगपा, बकरवाल। तो कश्मीर के बकरवाल जनजाति के लोग गर्मियों में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर लकड़ी और मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है तो वो पहाड़ियों पर ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, इसी वजह से वो पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर लकड़ी और मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। कौन सी जनजाति के? बकरवाल जनजाति। तो ये थे हमारे आज के कक्षा 5 NCERT पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ और बचा हुआ है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।